हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के कुछ प्रमुख टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक टॉपिक शामिल है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार के दो सेक्शन पर आप जान चुके हैं और इस सेशन में हम नोबेल पुरस्कार के दो सेक्शन पर चर्चा करेंगे। एक जो रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार है उसके बारे में, और रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार के साथ साथ जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, साहित्य का। दूसरा जो इसमें टॉपिक होगा वो हो जाएगा कि जो मेगा टेक्सटाइल पार्क की जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है, तो मेगा टेक्सटाइल पार्क पर हम लोग क्लास करेंगे। मेगा टेक्सटाइल पार्क पर ये हाल ही में 2-3 दिन पहले समाचार पत्र में चर्चा में था। तीसरा हम लोग इसमें स्वामित्व योजना के बारे में चर्चा करेंगे, स्वामित्व योजना। और स्वामित्व योजना के बाद हम लोग वर्तमान में जो बिजली उद्योग का संकट है, तो इस बिजली उद्योग के संकट का कारण क्या है, इस कारण के हम लोग ऊपर चर्चा करेंगे। और इसके ऊपर हम लोग ये भी देखेंगे कि भविष्य में क्या प्रभाव हो सकता है एनर्जी क्राइसिस के। इन तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने से पहले आइए आपको अपने YouTube चैनल पर क्या क्या सुविधा मिलती है और मिलेगी उसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आमंत्रण क्लासेज YouTube चैनल पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी की क्लास मिलती है, जो आप देखते हैं। सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का भी क्लास मिलेगा आने वाले समयों में। इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर का क्लास मिलेगा और निबंध का भी क्लास आपको मिलेगा। और इस संबंध में यदि आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्लास समाप्त होगा उसके बाद मैं ये PDF उस पर डालूंगा, तो आप PDF इस टेलीग्राम लिंक से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरा क्लास जो है मेरे आमंत्रण ऐप पर भी देख सकते हैं। तो इस पर आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी कि UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज, उसका डिस्कशन और उसका मॉडल आंसर मिलेगा। साथ ही साथ आपको सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का क्लास मिलेगा। ज्योग्राफी और इतिहास ऑप्शनल पेपर का क्लास मिलेगा और निबंध का क्लास मिलेगा। आप मेरा ऐप जो है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ये ऐप का लिंक है, इस लिंक के थ्रू जो है सो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए, ताकि इससे संबंधित यदि आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी कंटेंट का महत्व पता चलेगा। और अपने ग्रुप में भी शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। तो 2 चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार को आप जान चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने जो बायोलॉजी का नोबेल पुरस्कार मिला था, मेडिसिन का वो आपने, और फिजिक्स का जो है वो इस कड़ी में 2। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो 2 वैज्ञानिकों को दिया गया। किनको किनको दिया गया है, तो जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है और स्कॉटलैंड के डेविड WC मैकमिलन को दिया गया है। तो संक्षिप्त नाम आप याद रखेंगे कि बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन को दिया गया। लेकिन कई बार देश भी पूछा जाता है, तो इसमें एक जर्मनी के साइंटिस्ट हैं और दूसरे कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट हैं, जिनको रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि इनको किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनको जो यह पुरस्कार दिया गया है अणु निर्माण का सरल एवं नया तरीका खोजने के लिए। ये डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि 2021 का जो रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किस रिसर्च के लिए दिया गया है। तो अणु निर्माण का सरल और नया तरीका खोजने के लिए जो है सो ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसमें है क्या, तो ये जो बेंजामिन लिस्ट हैं और जो मैकमिलन है ने जिस प्रक्रिया की खोज की है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक
ऑर्गेनोकैटालिसिस कहते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा कि एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस क्या होता है। तो बेसिकली ये रिसर्च है जिसमें अणु निर्माण का सरल और नया तरीका खोजा है, वो है। तो ये भी आपसे प्रश्न में आ सकता है, डायरेक्ट 90% चांस है कि यही प्रश्न में आ जाए। और मौजूदा समय में दवाओं की खोज और कई रासायनिकों के उत्पाद में इस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि यदि ये सरल तकनीकी है, नया खोज है, और वर्तमान में जो ये अभी थोड़ा बहुत रिसर्च के क्षेत्र में है, इसका प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, दवा की खोज में और रासायनिक उत्पाद में। आने वाले समय में, भविष्य में मेडिसिन के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में ये जो है एक चमत्कारिक आविष्कार साबित हो सकता है। तो किनको दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट, W.C. मैकमिलन को। ये दोनों कहाँ के हैं, तो लिस्ट जर्मनी के हैं और मैकमिलन स्कॉटलैंड के हैं। किस कार्य के लिए दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा इसमें क्या है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस प्रकार के खोज का महत्व क्या है। तो इस खोज से पहले कैटलिस्ट के तौर पर विभिन्न तत्वों का इस्तेमाल किया जाता था या तेल का भी इस्तेमाल होता था जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। जिसका क्या होता है कि पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। कई जगह पर तेल का भी होता है, कई जगह पर कैटलिस्ट के रूप में कई तत्व का भी यूज होता है। केमिस्ट्री यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर और इसके प्रयोग होने से क्या होता है कि एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इससे बनने वाले उत्पाद घातक हो सकते थे। परंतु लिस्ट और मैकमिलन ने जिस कैटलिस्ट की पहचान की है वह ऑर्गेनिक है और तेजी से खत्म हो जाता है। यानी कि ये ऐसे उत्पाद हैं, बेंजामिन लिस्ट ने और जो मैकमिलन ने खोज की है वो ऐसे उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं जो ऑर्गेनिक हैं और जिनका पर्यावरण में लंबे समय तक इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ऑब्वियसली यदि इसका पर्यावरण में लंबे समय तक इम्पैक्ट नहीं होता है तो पर्यावरण को हार्म कम करेगा। नोबेल कमेटी के अनुसार क्या है कि कैटालिसिस की प्रक्रिया का वैश्विक जीडीपी में करीब 35% का योगदान है और अगर हमारे पास ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हों तो उसका निश्चित तौर पर व्यापक लाभ होगा। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि वर्ल्ड जीडीपी में विभिन्न उद्योग में विभिन्न उत्पादों के उत्पादन में जो कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है उसका वर्ल्ड जीडीपी में 35% का योगदान है। और आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये उत्पाद ऑर्गेनिक है, इको फ्रेंडली है, तो फिर हमें वर्तमान समय में ऐसे ही उत्पाद की ज़रूरत है जो कम खर्च पर उत्पादित करे मटेरियल, जैसे ये सस्ता भी है, जो इको फ्रेंडली हो अर्थात पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाए। तो 35% है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो 3 पॉइंट के सहारे रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार को याद रखना है। किसको मिला है, लिस्ट को और मैकमिलन को। कहाँ के हैं दोनों, जर्मनी के, स्कॉटलैंड के। किसके लिए, तो अणु निर्माण की सरल और सहज प्रक्रिया की खोज के लिए। उसको क्या कहा जाता है वो, और आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है वो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है किनको दिया गया है, तो ब्रिटेन में रहने वाले तंजानिया के लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। तो इसमें 3 पॉइंट है कि वर्तमान में ये कहाँ पर रह रहे हैं, ब्रिटेन में रह रहे हैं। मूल निवास स्थान इनका कहाँ के हैं, तो तंजानिया के, यानी कि ये तंजानिया मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं जिनको क्या है कि नोबेल कमेटी ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। किस लिए इनको दिया गया है, तो इनको जो ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है कि सिंपल सा इसका अर्थ है कि अपने स्थान से जब किसी को विस्थापित होना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है किसी भी कारण से, और उस विस्थापन के बाद वह व्यक्ति जहाँ पर जाता है तो वहाँ पर जाकर वो अपना फिर से घर बसाता है। इस पूरे प्रक्रिया में जो प्रभाव पड़ता है, यानी माइग्रेट होने की स्थिति में, घर बसाने की स्थिति में जहाँ पर गए हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं के अध्ययन का सजीव चित्रण करने के लिए अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। यानी कि चूंकि ये कॉलोनियल सिस्टम पर इनका लिखा हुआ, उत्तर कॉलोनियल काल में यानी कि उत्तर उपनिवेश काल में
अब्दुल रज्जाक गुरनाह को उत्कृष्ट कोटि का साहित्यकार माना है नोबेल कमेटी ने। और इसमें वही है कि उपनिवेशवाद के समय कैसे लोगों को माइग्रेट होना होता था, किस तरीके से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को लोग जाते थे, कैसे संस्कृतियां प्रभावित होती थी, और इस पूरे प्रक्रिया में शरणार्थियों के समक्ष क्या समस्याएं आती थी, उनका भविष्य किस तरीके से होता था, इन सारे चीज़ों का करुणामय चित्रण करने के लिए अब्दुल रज्जाक गुरनाह को नोबेल कमेटी ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया है। तो ये याद रखना है। फिर अब्दुल रज्जाक गुरनाह के बारे में थोड़ा सा आपको और जान लिखना है कि अभी तक इन्होंने क्या है कि 10 उपन्यास लिखे हैं, 10 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें इनके जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, मेमोरी ऑफ डिपार्चर, पिलग्रिम्स वे, फिर पैराडाइज है, बाय द सी है और डेजर्शन है। ये सभी इनकी क्या है, रचना है। तो जरूर इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। इनकी रचनाएं भी आने वाले समय में पूछी जाएगी, तो आप जरूर इनकी 5 रचना का नाम याद रखेंगे। मेमोरी ऑफ डिपार्चर है, पिलग्रिम्स वे है, पैराडाइज है, बाय द सी है और डेजर्शन है। ये सभी इनकी रचना है। ये जो अब्दुल रज्जाक है, इनकी मूल भाषा क्या है, स्वाहिली है। मूल भाषा क्या है इनकी, स्वाहिली है, क्योंकि पूर्वी अफ्रीका के देश तंजानिया मूल के हैं और ये जो है सो पूर्वी अफ्रीका की भाषा है स्वाहिली। लेकिन उपन्यास किस भाषा में लिखते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। यानी ये कवि अंग्रेजी भाषा के, साहित्यकार अंग्रेजी भाषा के हैं, ये याद रखेंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है। और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो अफ्रीका में जन्मे छठे ऐसे लेखक, क्योंकि इससे पहले यूरोपीय साहित्यकारों का नोबेल साहित्य में दबदबा रहता था या एंग्लो अमेरिकन साहित्यकार का। तो अफ्रीकी मूल के जो तंजानिया में इनका जन्म हुआ था, ब्रिटेन में अभी रह रहे हैं, इनको जो है नोबेल कमेटी ने अब्दुल रज्जाक गुरनाह को जो है सो नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए सम्मानित किया है। किस चीज़ के लिए क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी कुछ रचना है, ये इनका जो मूल लैंग्वेज है, जिसको आप मदर टॉक कह सकते हो, वो स्वाहिली है, लेकिन लिखते किस भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, आज से 2-3 दिन पहले यदि आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ते होंगे तो उसमें 7 मेगा टेक्सटाइल व उसी को अप्रैल पार्क कहते हैं, इसके स्थापना की मंजूरी दी गई है। तो इस संदर्भ में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है ये, इसमें क्या प्रमुख प्रावधान होगा, किस तरह से इसमें सुविधाएं होंगी और आने वाले समय में इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है। ये तो 4 सेक्शन के सहारे इस टॉपिक को आपको ध्यान में समझ लेना है, मेमोराइज कर लेना है। सबसे पहले कि इसका चर्चा में रहने का कारण क्या है, चर्चा में रहने का कारण, जैसे कि आप देख रहे हैं हेडिंग ही लिखा हुआ है, चर्चा में रहने का कारण। दूसरा, ये जो पार्क होगा इसमें इसका मुख्य तथ्य आप कह सकते हैं, तो इसमें प्रमुख जो प्रावधान होगा वो क्या होगा, वो आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ये आपके इकोनॉमी सेक्शन का करंट अफेयर्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो चर्चा में रहने का कारण है कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री के 5F विजन। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री का 5F विजन क्या है, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे कि इसमें 5 पॉइंट शामिल होगा जो F से शामिल है, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री जी की ये विशेषता है कि वो कुछ इसी तरीके से करते हैं। 3D बुलाते हैं, डेमोग्राफी, डिविडेंड, डेमोक्रेसी, इस तरीके से। तो 5F विजन को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। और ये जो अपैरेल पार्क है इसको PM मित्र पार्क भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, PM मित्र पार्क। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का जो 5F फोकस विजन है उसको ध्यान में रखते हुए ये अपैरेल पार्क बनाए जाने का घोषणा किया गया है, जिसे हम PM मित्र पार्क भी कहेंगे। इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और इसका प्रमुख तथ्य क्या है, ध्यान से देखिए। तो ये जो 7 अपैरेल पार्क बनाए जाएंगे ये 4,445 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। ये केंद्र सरकार इतनी राशि इन पार्कों के निर्माण और स्थापना के लिए देगी।
इसमें एक पार्क का जो निर्माण होगा 1000 एकड़ में होगा, 1000 एकड़ भूमि में एक पार्क का निर्माण होगा। इसके लिए इच्छुक राज्यों से आवेदन करने को कहा गया। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रकार के पार्क स्थापित करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। उसके लिए केंद्र सरकार जो है सो 4445 करोड़ रुपए की सहायता देगी और राज्यों से कहा गया है कि जो भी राज्य चाहते हैं कि अपने यहाँ इस तरह के पार्क स्थापित करना चाहते हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो राज्य आवेदन करेंगे तो बेसिकली क्या है कि जो राज्य मुफ्त में जमीन यानी कि लैंड एक्विजिशन करके और सबसे अधिक सुविधाओं की पेशकश करेंगे केंद्र सरकार को, वहां पर इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। 10 राज्यों ने अपने यहाँ यह पार्क निर्माण करने के लिए दिलचस्पी भी दिखाई है। तो ऐसे राज्यों में ये पार्क स्थापित किए जाएंगे जहां पर अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, वहां पर ये होगा और 10 राज्यों ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई है। अभी देश में 66 टेक्सटाइल पार्क स्थापित है, यानी कि ये जो 7 स्थापित होगा उससे पहले देश में 66 टेक्सटाइल पार्क स्थापित है। और पार्क निर्माण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को अधिकतम 500 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये 500 करोड़ किसके लिए होगा? तो ग्रीनफील्ड पार्क के लिए होगा। ग्रीनफील्ड पार्क का अर्थ होता है ऐसा पार्क जो पूरी तरीके से नए तरीके से स्थापित होगा, यानी उसमें हर एक चीज नए तरीके से होगा, वो ग्रीनफील्ड पार्क कहलाता है। तो ऐसे एक पार्क के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 500 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और यदि वो ब्राउनफील्ड पार्क है तो ब्राउनफील्ड पार्क के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से अधिकतम 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ब्राउनफील्ड पार्क करते हैं वहां पहले से कुछ सेटअप है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित और उसके बाद उसको रीजेन्युएट करके नए तरीके से स्थापित किया जाएगा, उसको ब्राउनफील्ड पार्क कहते हैं। ब्राउनफील्ड का यह भी अर्थ होता है कि वहां पर पोटेंशियल है लेकिन उसकी क्षमता का दोहन नहीं हो पाया है, वो कार्यशील है तो उसकी क्षमता को दोहन करने के लिए और उसको और बेहतर तरीके से स्थापित करना है। तो ये सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा है किसके लिए? टेक्सटाइल पार्क या अपैरल पार्क के लिए। अब इसमें सुविधाएं क्या क्या होंगी वो आपको ध्यान में रखना है। इस पार्क में क्या क्या सुविधा होगी? तो इस पार्क में इनक्यूबेशन सेंटर होगा। सबसे पहला क्या होगा? इनक्यूबेशन सेंटर होगा। प्लग एंड प्ले की सुविधा होगी। सड़क हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस हुआ, डिजाइन सेंटर हुआ, टेस्टिंग सेंटर हुआ, सभी हुआ। इसके अलावा ये जो पार्क होगा जो 1000 एकड़ में, जैसे आपको पहले बताया, उस 1000 एकड़ के 50% एरिया में क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर होगा, मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रधानमंत्री ने इसके माध्यम से जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का मिशन है, इस आत्मनिर्भर भारत मिशन को जो है सो आगे बढ़ाने का प्रयास है इसमें समाहित, आत्मनिर्भर भारत मिशन का। क्योंकि भारत का जो है सो एक आज से पहले भारत सरकार के द्वारा जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तो इसमें इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था कंपेनिंग, जिसको क्या कहते हैं? मेक इन इंडिया कहते हैं, मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया बेसिकली क्या है? एक कंपेनियन है जिसके तहत भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में कन्वर्ट करना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसके 50% जमीन में मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। शेष 20% एरिया में रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजें, वस्तुएं रखी जाएंगी और 10% एरिया का व्यावसायिक विकास, कमर्शियल विकास भी किया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा? इनक्यूबेशन सेंटर होगा, प्लग एंड प्ले की सुविधा होगी, सड़क, बिजली, पानी, कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर, डिजाइन सेंटर, टेस्टिंग सेंटर और वस्त्र निर्माण से संबंधित जो मैन्युफैक्चरिंग पार्क होगा, मैन्युफैक्चर का एरिया होगा, वो इसमें होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब ये जो प्रधानमंत्री के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा इस तरीके का प्रोग्राम लाया गया है, इसका लाभ क्या होगा ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सबसे पहला क्या लाभ होगा? ये अनुमान किया गया है कि इस प्रकार के यदि 7 पार्क स्थापित हो जाते हैं तो प्रत्यक्ष तौर पर 7 लाख, एल का अर्थ है यहाँ पर, और अप्रत्यक्ष तौर पर 14 लाख
रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर सृजित होंगे। और अभी ये सबसे बड़ी जरूरी है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि अर्थव्यवस्था एक मंदी के दौर से गुजर रहा है और 2 लगातार वर्षों से कोविड-19 के कारण उद्योग धंधे जो है सो बंद पड़े थे, बहुत सारे लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ा था। तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना एक बहुत जरूरी है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी जब क्रिएट होता है ना तो ये एक चक्रीय प्रोसेस कर देता है। अब जैसे देखिए आपको क्या होगा, आपको जब रोजगार मिल जाएगा तो रोजगार मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी क्या हो जाएगी, इनकम बढ़ेगी। आपकी क्या होगी, इनकम बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि यदि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी क्रय क्षमता बढ़ेगी, क्रय क्षमता बढ़ेगी। अब जब आपकी क्रय क्षमता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आप यदि कोई वस्तु खरीदेंगे तो आपकी और हमारी क्रय क्षमता जो है वो क्या करेगा, अर्थव्यवस्था में उत्पादन को प्रोत्साहन देगा। उत्पादन को क्या करेगा, प्रोत्साहन देगा। ये उत्पादन को प्रोत्साहन देता है और जाहिर सी बात है कि उत्पादन का प्रोत्साहन नए नए यूनिट खोलने और फिर से ये यहीं पर आ जाएगा, यानी कि ये अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय बेनिफिट देता है। तो रोजगार अपॉर्चुनिटी बनाना सरकार का उद्देश्य है। दूसरा, इससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आ जाए, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी पार्क में। तो लॉजिस्टिक लागत करता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई उद्योग लगेगा, अन्य उद्योगों की लागत कम हो जाएगी। इससे औद्योगिक स्थापना को बढ़ावा मिलेगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्राप्ति होगी, आधारभूत संरचना का विकास होगा और साथ ही साथ क्या होगा कि जो आपूर्ति श्रृंखला है वो हमारी मजबूत होगी। ये आपके यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में है आपूर्ति श्रृंखला। आपूर्ति श्रृंखला का अर्थ होता है कि उत्पादन केंद्र से लेके और बाजार पहुंच, बाजार करता है कि उपभोक्ताओं तक पहुंच कराने में जो चेन बनता है, उत्पादन हुआ, वहां से ट्रांसपोर्टेशन होके वो बाजार में आएगा, बाजार में जाकर आप खरीदेंगे। तो ये बीच की जो कड़ी है दैट इज कॉल्ड आपूर्ति श्रृंखला। तो आपूर्ति श्रृंखला हमारी मजबूत होगी, ये एक बेनिफिट मिलेगा। फिर इससे क्या होगा, हमें निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा कि यदि मैन्युफैक्चरिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि हम निर्यात करेंगे, इससे विदेश व्यापार बढ़ेगा और किसान से लेकर उद्योगपति और आम जनता तक सभी को लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, तो आत्मनिर्भर भारत मिशन में हम एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत मिशन में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है और किस तरीके से चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें क्या क्या बेनिफिट होगा, ये है रोजगार का अवसर कैसे जनरेट होगा, ये कैसे अर्थव्यवस्था को चक्रीय प्रमोट करेगा, लॉजिस्टिक लागत, औद्योगिक स्थापना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपूर्ति श्रृंखला, निर्यात को प्रोत्साहन और किसान, उद्योगपति और आम जनता तक सभी को इससे लाभ होने की संभावना है। इन्हीं सारे उद्देश्य और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ये अपैरल पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है। अब जो आपको शुरू में बताया था कि ये चर्चा में क्यों है, तो आपको बताया था कि प्रधानमंत्री के 5F विजन को ध्यान में रखकर। तो प्रधानमंत्री का 5F विजन जिसमें शामिल क्या है, फार्म शामिल है, फाइबर शामिल है, फैक्ट्री शामिल है, फैशन शामिल है और फॉरेन। इन्हीं 5 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो है सो ये जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है, अब आपका क्लियर हो गया होगा कि ये जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है, इस मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की गई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपैरल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, तो अपैरल पार्क के नाम से जानते। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई सारा बनेगा, तो एक एक लाइन दे देगा कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मेगा टेक्सटाइल पार्क के गठन का स्थापना का निर्णय लिया, इस संदर्भ में क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट करके आ सकता है क्या सही है क्या गलत है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा स्वामित्व योजना। अभी हालांकि ये पहले का है लेकिन अभी हाल ही में चर्चा में है, तो कुछ थोड़े सा आप इसको भी जान लीजिए स्वामित्व योजना को। यहाँ से पीटी में आ जाएगा, डायरेक्ट पूछेगा कि स्वामित्व योजना का संबंध किस चीज से है। तो 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के हरदा डिस्ट्रिक्ट में हरदा स्थित नेहरू स्टेडियम में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत जो है
सो भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया था और प्रधानमंत्री ने इसको संबोधित किया था और इसे एक अनुपम उदाहरण बताया था। यानी कि मूल रूप से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमि मालिक हैं और जो किसान हैं उनको भूमि का दस्तावेज उपलब्ध कराया जाएगा, खासकर जो आवासीय भूमि है उसको लेकर। तो मध्य प्रदेश के हरदा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो संबोधित कर रहे थे इसको, और इसमें इन्होंने एक अनुपम उदाहरण बताया इसको। क्या है ये योजना? इस योजना के तहत गांव में लोगों को उनके आवासीय जमीन, जैसे आपको पहले बताया कि मालिकाना हक दिया जाएगा। हम आप सभी गांव से रहते हैं, आप देखते होंगे गांव में जो 50 से 60% मुकदमे होते हैं वो जमीन विवाद को लेकर होता है। तो इससे ये सबसे बड़ा लाभ होगा कि यदि हर एक व्यक्ति को उसके आवासीय और अन्य भूमि का एक्चुअल रिकॉर्ड दस्तावेज मिल जाएगा तो जमीन संबंधी विवाद जो होता है मुकदमा वो कम हो जाएगा। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, उसकी बचत होगी, सीधे उनके प्रभाव के परिवार के लाइफ स्टाइल और रहन सहन और अन्य चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। तो आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। दूसरा क्या है कि ये किस मंत्रालय का प्रोग्राम है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय का। ये मोस्ट भी है। 2 प्रश्न तो यहाँ से बन जाता है, सीधे से पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना या स्वामित्व योजना क्या है। तो क्या है ये कि इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। और दूसरा ये पूछेगा कि ये योजना जो है किस मंत्रालय का है? तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय का है ये। इस दस्तावेज के आधार पर बैंक से कर्ज लेना भी आसान हो जाएगा। ये भी बेनिफिट है, क्योंकि बैंक से जब आप कर्ज लेने के लिए जाएंगे तो वो या तो इनकम देखता है या फिर उनके पास आप कुछ एसेट्स रखिए जिसके ऊपर वो कर्ज देंगे। तो जब आपके अपने दस्तावेज अपने पास होंगे, वो एसेट्स है आपका, तो आपको कर्ज आराम से उस पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ क्या है कि जमीन संबंधी आपसी विवाद भी क्या होगा? खत्म होगा, जैसे मैंने कहा। तो बहुत डिटेल से नहीं, बट संक्षिप्त में आपको याद रखना है कि स्वामित्व योजना क्या है, किस मंत्रालय के द्वारा है और इसका क्या बेनिफिट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और छोटा सा टॉपिक है जो हाल में अभी काफ़ी चर्चा में है कि बिजली उद्योग अभी जो भारत का है वो काफ़ी क्राइसिस से गुजर रहा है। कई ऐसे बिजली उद्योग हैं, थर्मल पावर प्लांट हैं, जिनके पास 1 सप्ताह से भी कम के कोयले रह गए हैं और भारी संकट की ओर जो है बिजली उद्योग बढ़ रहा है। और ये अभी एग्जिस्ट करने वाला है, कुछ समय तक ये रहेगा। तो प्रश्न ये नहीं होगा कि बिजली संकट क्या है, ये भी हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में जो मेंस का एग्जाम होगा, आयोग सबका, यूपीएससी का हो, किसी भी आरपीएससी का हो, यूपीपीसीएस, बीपीएससी का, वहाँ पर ऊर्जा संकट से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत में विद्युत संकट देखा गया, खासकर कोयला आधारित संकट। इसके पीछे कारण क्या था? क्या भारत को इस दिशा में करना चाहिए? इस तरीके के मेंस के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। सबसे पहले इस संकट का कारण क्या है, हमें ये जान लेना है। तो पॉइंट वाइज ही आप याद रखेंगे कि सबसे पहला है कि ताप विद्युत संयंत्र की तरफ से क्या हो रही है? मांग ज्यादा हो रही है और कोयले का उत्पादन कम हो रहा है। अब प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, इसका अर्थ है कि मांग और जो आपूर्ति है, इसका अर्थ क्या हो गया कि मांग और आपूर्ति का जो संबंध है वो सही तरीके से नहीं, मांग अधिक हो रही है, आपूर्ति कम हो रही है, उत्पादन कम होने के कारण। अब बात है कि उत्पादन कम क्यों है? तो आप देख रहे हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो भारी बारिश हुई है उसके वजह से कोयला का उत्पादन बंद है। तो इसका एक कारण क्या है कि मानसून अभी इस बार काफी लेट से लौटा है। देश के सभी हिस्सों में भारी वर्षा हुई है और वर्षा होता है तो खान सब में कई बार पानी भर जाता है, कई बार लैंडस्लाइड हो जाती है, तो श्रमिक भी उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो इस भारी बारिश की वजह से क्या हुआ है कि कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ है और इसके कारण क्या है कि कोयला जो थर्मल पावर प्लांट है वो एनर्जी क्राइसिस या ऊर्जा सप्लाई की क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि उसको जितनी डिमांड है उतनी मिल नहीं रही। और क्या कारण है? तो इसके कारण क्या है कि कोयला डिस्पैचिंग का भी संपर्क टूटा है। अब कई जगह पर बारिश हुई है, सड़कें टूट गई है, रेल परिवहन का संपर्क टूट गया है, तो उसके कारण क्या हुआ है कि उत्पादन केंद्र से जो ताप विद्युत संयंत्र है वहां तक पहुंचाने में काफी कठिनाइयां हो रही है, समय पर
पहुंच नहीं पा रहा है, ये भी एक कारण है संकट का। तीसरा कारण क्या है कि बिजली की मांग काफी तेजी से बढ़ी। इसी समय 2019 के मुकाबले 2021 में 20% की बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि 20 में तो आप देखे होंगे कि ऑल ओवर लॉकडाउन था, डिमांड कम थी। अब अर्थव्यवस्था फिर से एक बार पटरी पर आ रही है, तो 20% जो है एनर्जी की डिमांड बढ़ी है। और ये जो डिमांड बढ़ी है, सप्लाई नहीं हो पा रही, उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसलिए समय से थर्मल पावर प्लांट को कोयला मिल नहीं रहा है। और साथ ही साथ इसका और कारण क्या है कि जैसे आपको बताया कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के साथ क्या हुआ, ऊर्जा की मांग बढ़ी है, क्योंकि कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था एक बार तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। जितनी तेजी से बढ़ रही है, औद्योगिक क्षेत्र खुल रहे हैं, नगरीय क्षेत्र में हर एक जगह पर जो है सो ओपनिंग हो रही है। तो जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां जो बंद थी पिछले 1.5-2 साल से, वो जो आर्थिक गतिविधियां खुल रही है, वैसे वैसे ऊर्जा की डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, नगरीय क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र में भी। तो वैसे वैसे सप्लाई आपूर्ति बाधित होने के कारण क्या है कि ये कोयला संकट और बिजली संकट आई है। साथ ही साथ क्या है कि जो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना है, इसका भी जिक्र है कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत क्या है कि 2.8 करोड़ बिजली कनेक्शन गांव में बांटे गए थे। और उसमें क्या था कि घरों में सिर्फ एक बिजली बल्ब लगाकर दिया गया था, कि एक बिजली बल्ब जो सौभाग्य योजना के तहत दिया गया था, 2.8 करोड़ बिजली कनेक्शन घरों में। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि जहां पर एक कनेक्शन दिया गया था, वहां पर अब इन घरों में टीवी चल रही है, फ्रिज चल रही है, दूसरे भी उपकरण चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो डिमांड बढ़ी है ना, ये काफी तेजी से डिमांड बढ़ा है। और इसलिए आप देखेंगे कि जो कुल बिजली उत्पादन का 42% उद्योग क्षेत्र में और 25% घरेलू क्षेत्रों में जो है सो उपयोग होता है। और दोनों तरह के ग्राहकों की मांग बढ़ी है, और जो उत्पादन प्रभावित होने के कारण पूरा नहीं हो पा रहा है। तो सौभाग्य योजना से जो डिमांड बढ़ी है ऊर्जा की, वो भी कारण है। जो कोविड-19 के बाद जो आर्थिक गतिविधियां बढ़ी है, वो भी मानसून के कारण जो व्यवधान हुआ है, ये मूल है। और जो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रहा है, उसके कारण क्या है कि सप्लाई आपूर्ति सही समय पर नहीं हो रही है। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कोरोना महामारी के बाद जो आर्थिक गतिविधियां तेज पकड़ी है, जोर पकड़ी है, और इसने क्या किया, बिजली की डिमांड को बढ़ा दिया है। तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये तो आने वाले हर एक समय में आगे भी प्राय हो सकता है, फिर अगले साल मानसून बारिश होगी, फिर जो है सो इस तरह की क्राइसिस की स्थिति आ सकती है। तो अब हमें हमारा आर्थिक विकास भी बना रहे, हमें क्या करना चाहिए, प्रश्न इसी से कुछ जुड़कर होगा कि क्या भारत को परंपरागत ऊर्जा स्रोत से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना चाहिए। भारत को इस तरीके के जो एनर्जी क्राइसिस की स्थिति बनती है ना बने, इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए सुझाव। तो ये सारी चीजें आपसे मांगी जाएगी, तो इस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन फिलहाल इस सेशन में लेते हैं ब्रेक। तो आप जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, और अपने ग्रुप में जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर हम अगले सेशन में आपके लिए इसी तरीके से करेंट अफेयर्स और अन्य घटनाक्रम पर आधारित टॉपिक लेकर आएंगे, जो आपके पीटी और मेंस के दृष्टिकोण से उपयोगी है। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।